आप सभी का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में स्वागत। आज हम हिंदी लोक भारती के जो दूसरी इकाई है 10वीं कक्षा की, उसमें से जो तीसरा गद्य पाठ है श्रम साधना, जिनके साहित्यिक हैं श्री कृष्णदास जाजू। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हम जानेंगे श्री कृष्णदास जाजू जी का परिचय। उनका जन्म 1882 अकासर राजस्थान में हुआ और उनकी मृत्यु 1955 जयपुर राजस्थान में हुई। परिचय: श्री कृष्णदास जाजू जी 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुट गए। उनको लोग सम्मान स्वरूप तपोधन कहते थे। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, स्वराज्य प्राप्ति में सुधारक मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि उनके प्रमुख साहित्य हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पुस्तकों के संपादन में उनका सराहनीय योगदान रहा है। प्रस्तुत गद्य संबंधी यह पाठ एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विशद विवेचन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। विद्यार्थी मित्रों, भाषा साहित्य में जो भी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो या मराठी हो या गुजराती हो, किसी भी भाषा में जो साहित्य होता है, उस साहित्य में जो अलग अलग प्रकार भेद रहते हैं, उसमें से एक भेद है निबंध। और उस निबंध में वैचारिक निबंध प्रस्तुत पाठ है। तो हम अब इस पाठ का विषय प्रवेश सबसे पहले जानेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, प्राचीन काल से आज तक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए। हमने देखे नहीं, सिर्फ सुने होंगे। इसके साथ ही संपत्ति तथा उसके निर्माण में लगने वाली शक्तियों के बीच तरह तरह की असमानताएं आपको दिखती होंगी। श्रमजीवियों तथा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर रहा है। जो श्रमजीवी है और जो व्यापारी है, उनमें जो अंतर है वह जमीन और आसमान का लगता है। तो प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन में संपत्ति के स्वामित्व यानी मालिकी, हक और मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता जो है अन्न, वस्त्र, निवारा, यही प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुसार तथा शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विस्तृत विवेचन किया है। आप सभी ने देखा होगा विद्यार्थी मित्रों, जो श्रमजीवी रहते हैं उनको जो तनख्वाह मिलती है वह बहुत नगण्य होती है, लेकिन जो मेहनत करनी पड़ती है उनको वह ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वह श्रमजीवी में जो दो प्रकार है, एक है शारीरिक और दूसरा है बौद्धिक श्रम। तो वह शारीरिक श्रम करते हैं और बौद्धिक श्रम करने वाले कम श्रमों में ज्यादा मेहनताना पाते हैं, ज्यादा उनको तनख्वाह मिलती है। यह दोनों में जो आर्थिक विषमता है वह दिखाने की यहाँ जरूरत प्रस्तुत गद्य में श्री कृष्णदास जाजू ने की है। तो विद्यार्थी मित्रों, महात्मा गांधी जी के जो श्रम प्रतिष्ठा और अहिंसा संबंधी विचार हैं वह पढ़िए
और उस पर चर्चा कीजिए। ये आपके लिए उपक्रम है। प्रस्तुत पाठ को हम अब शुरू करने से पहले हम विषय प्रवेश जानेंगे कि किस विषय के लिए यह श्रम साधना है। प्राचीन काल से आज तक जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं, संपत्ति तथा उनके निर्माण में लगने वाली जो शक्तियां हैं, वह शक्तियां असमानताएं हैं। श्रमजीवियों तथा व्यापारियों और आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। प्रस्तुत निबंध में संपत्ति और संपत्ति के स्वामित्व यानी हक, उस पर विस्तृत विवेचन किया गया है। तो आइए हम जानेंगे कि इस पाठ का अर्थ, इस गद्य का अर्थ जानेंगे। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। गुलामी की प्रथा, अगर हमने सनातन यानी पुराने जमाने से हमने अगर कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, तो बहुत पहले प्राचीन कालखंड में आदमी को गुलाम बनाया जाता था, यानी गुलामगिरी की प्रथा वर्षों से चलती आ रही है। आज दिखाई नहीं देती, आज खत्म होने की कगार पर है, लेकिन बिल्कुल खत्म हो गई ऐसा भी हम कह नहीं सकते। उस लंबे अरसे से विद्वान, तत्ववेत्ता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। तभी भी तत्ववेत्ता थे, साधु थे, संत थे, तभी भी प्रबोधन करते थे, जागरूक करते थे लोगों को उनके हक के बारे में बताते थे। मानवीय जीवन क्या है, संपत्ति क्या है, उस पर भी वह विवेचन करते थे, जागरूक करते थे। लेकिन गुलामगिरी खत्म नहीं होती थी। गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ। अपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़ जाए रखे। क्या यह बात न्यायोचित है? यह बात क्या न्यायोचित है कि अपने सामने हम दूसरे हमारे जैसे मानव को हम गुलाम बना सकते हैं? यह प्रश्न सामने आया और इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए। इस संसार में अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रही। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है, और राजा की यानी एक राजा और उनकी सब प्रजा, वह जैसे रखेंगे वैसा ही प्रजा को रखना होता है। वही एक प्रथा थी। जगत भर में हजारों वर्षों तक व्यक्तियों का, बादशाहों का राज्य चला, पर अंत में क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ। उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए और सदियों तक कहीं न कहीं झगड़ा चलता रहा। असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी। अंत में राज्य प्रथा मिट कर रही और राज्य सत्ता प्रजा के हाथ में आई। देखिए मित्रों, जैसे गुलामगिरी की प्रथा पर हमने चर्चा की इस पाठ में, इस गद्यांश में, तो बाद में जब राज्य व्यवस्था आई कि एक राजा और हजारों आदमियों पर अपनी हुकूमत रखने का अधिकार रखता है, तो वह भी बहुत सालों साल चलती रही। वह भी प्रजा को गुलाम बनाते रहे, लेकिन वहां भी घनघोर युद्ध हुए, वही यातना लोगों को सहनी पड़ी और उस राज्य प्रथा मिटाने के लिए उस हजारों वर्षों तक चलती हुई मान्यताओं छोड़नी पड़ी। उसके लिए भी झगड़े हुए, युद्ध हुए। आखिरकार राज्य सत्ता आ गई, यानी प्रजा के हाथ में आई। हजारों वर्षों तक चलती हुई मान्यताएं छोड़नी देनी पड़ी। ऐसी ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी है। ऐसी कुछ बातें संपत्ति के बारे में भी है। संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसी है। सबसे पहले हमें
मालूम करना होगा कि संपत्ति किसे कहते हैं। हम कुछ भी चीजों को संपत्ति कहते हैं, लेकिन सही में संपत्ति किसे कहते हैं? आमतौर से माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है। आमतौर से लोग मानते हैं कि रुपया, नोटा, सोना चांदी, सिक्के, जड़े जवाहिर यही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तोल के साधन मात्र है। ये तो साधन है, संपत्ति को तोलने के लिए, मापने के लिए या उसकी कीमत बनाने के लिए ये एक साधन है, संपत्ति नहीं है। संपत्ति तो वे ही चीजें हो सकती है किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। जो मनुष्य को किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है, उसे संपत्ति कहना चाहिए। उनमें से कुछ ऐसी है जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, एवं कुछ सुख सुविधा और आराम के लिए होती है। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं आप सभी को मालूम है। हमें सभी को मालूम है, बचपन से सिखाया जाता है कि आदमी की जो आवश्यकताएं है वह प्राथमिक आवश्यकताएं अन्न, वस्त्र और मकान है। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, जिनके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती, इनके अलावा दूसरी अनेक चीजें हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है मनुष्य। प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीजें बनती कैसे है? सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन है, उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीजें बनती है। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो है, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। यानी जो संपत्ति है वह दो तरह से बनाई जाती है या समझी जानी चाहिए। एक पहली है वह प्राकृतिक साधन में जो संपत्ति है सृष्टि में, वही एक है, और जो मनुष्य ने श्रम करके चीजें बनाई है वही दूसरी संपत्ति है। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो है, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। यंत्र से कुछ चीजें बनती दिखती है, पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं और उनको चलाने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोगी की चीज नहीं बनती, अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। सबसे पहले समझ जाना चाहिए विद्यार्थी मित्रों कि संपत्ति ऐसी रहती है जो शरीर के श्रम के बिना नहीं बन सकती। संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है? जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं उन्हें तो गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है, और उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में ही इकट्ठी होती रहती है। यानी हमने देखा होगा या सुना होगा विद्यार्थी मित्रों, आप जब भी शहर या गांव में घूमते होंगे तो बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़े बड़े मकान, 2-4 मंजिलें वाली बड़ी बड़ी इमारतें तैयार बनाई जाती है। वह बनाने वाले श्रमजीवी अलग रहते हैं, वह गरीब ही रहते हैं, वह कष्टकरी रहते हैं, उनको रहने के लिए कमान यानी मकान नहीं मिलता विद्यार्थी मित्रों, लेकिन वो दूसरों को बनाकर देते हैं। यानी संपत्ति शरीर श्रम से बनती है, लेकिन उसे बिताने वाले, उसे उपयोग में लाने वाले अलग रहते हैं और कष्ट मेहनत करने वाले अलग रहते हैं। यानी यह जो संपत्ति है थोड़े से लोगों के हाथ में रहती है। श्रमजीवियों की बनाई हुई चीजें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग मालदार बन जाते हैं। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन बहुत दफा तो उसकी खुद की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती, पर वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बनाता है। देखिए, जब किसान अन्न पैदा करता है खेत में तो उसे उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती उस पर भी, लेकिन वही अनाज
जब व्यापारी लेता है और व्यापारी उस लेने के बाद उस पर जो मुनाफा कमाता है, उस मुनाफे पे वह धनवान बनता है, यानी उसके पास संपत्ति बनती है। संपत्ति बनाता है मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास, जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। इनके मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें शरीर श्रम आवश्यक है और कुछ ऐसे हैं जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। शरीर श्रम, हमने पहले भी कहा है विद्यार्थी मित्रों, शरीर श्रम से एक श्रम होता है और बुद्धि के बल पर एक श्रम होता है। पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहे और दूसरों को बुद्धिजीवियों के। राजकाज चलाने वाले मंत्री आदि तथा राज के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण बौद्धिक काम से करते हैं, लेकिन शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले हैं। उसमें किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लोहार आदि समाज के ऐसे व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की जरूरत है। पर सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फर्क है। दोनों ही होने चाहिए। अगर सभी व्यापारी बन गए तो विद्यार्थी मित्रों, श्रम करने वाला कोई नहीं रहेगा। श्रम करना भी जरूरी है, यानी शरीर मेहनत की भी जरूरत है और बुद्धिजीवियों की भी जरूरत है। दोनों की भी जरूरत है, लेकिन दोनों में जो मूल्यों में बहुत फर्क है, यही हमारा कहना है। यानी सामाजिक जो विषमता है ऐसे ही फैलती चली जा रही है। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य यह है कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं और उनको अपना जीवन प्रायः कष्ट में ही बिताना पड़ता है। श्रमजीवियों को जीवन कष्टप्रद पूरा जीवन रहता है और जो बुद्धिजीवी रहते हैं वह श्रमजीवियों के ही काम पर बड़े होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। यही कहना है। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना नहीं चल सकता, उसके मजदूर को 1500 मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। यही एक विषमता संसार में बनाई गई है। मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के ऊंचे से ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर जो योग्यता प्राप्त करता है, वे शिक्षालय या तो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता से के टैक्स के रूप में वसूल किए हुए पैसे से चलता है, या दानी लोगों की कृपा से। जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है वह तो खर्च के हिसाब से नगण्य है। उसको समाज का अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए कि उस पैसे के बल पर वह विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका। इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है वह भी हजारों वर्षों तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके जो कन कन संग्रहित कर रखा है, उसी के बल पर मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, जो सीखा होगा, जो ज्यादा पढ़ेगा अपने जीवन में, जो क्यों कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन उनका एक कर्तव्य है कि देश के लिए उन्होंने कार्य करना चाहिए, समाज के लिए कार्य करना चाहिए। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालयों से, अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं, लेकिन वह भी समाज के लिए, विद्यालय के लिए कुछ नहीं करते, तो उन्होंने करना चाहिए। यही इस पाठ से सीख मिलती है। जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है और समाज की कृपा का अंश अत्यधिक, तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है
उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना, यही न्याय तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। चल रहा है कुछ उल्टा ही। देखिए विद्यार्थियों, यही श्री कृष्णदास जाजू जी ने कहा है कि जैसा नियम है वैसा चल नहीं रहा है, समाज में चल रहा है कुछ उल्टा ही। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है और समाज से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। कुछ भी न देना पड़े तो उसे रंज नहीं होता, कुछ दुख नहीं होता, यानी सब उल्टा ही हो रहा है। यही गंभीर बुनियादी सवाल है कि क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है? ये उचित है क्या? कि बुनियादी सवाल है कि बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखने के लिए करना चाहिए या विषमता नष्ट करने के लिए करना चाहिए। यह तो साफ दिखता है कि आर्थिक विषमता का एक प्रमुख कारण है बुद्धि का ऐसा उपयोग ही है। शोषण भी प्रायः उसी से होता है। समाज में जो शोषण होता है, दलित का, पीड़ित का, बुद्धिजीवियों से जो शोषण होता है, वही इसी प्रकार होता है। समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं चल रही है कि कुछ ऐसा तबका है समाज में कि जिसे खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है और कुछ तबका ऐसा ही है समाज में, इस संसार में, उसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती। देखिए यह विषमता कैसी है, जिससे शोषण, अशांति होती है। उसे मिटाने के लिए जगत में अनेक योजनाएं अब तक सामने आई और इनमें कुछ पर अमल भी हो रहा है। पूरे जगत में बहुत सी योजनाएं आई। यही सामाजिक विषमताएं नष्ट होनी चाहिए। कुछ देश ने बनाई, कुछ जगत ने बनाई, कुछ अलग अलग हिस्सों में समाज में बनाई, लेकिन वह आज तक मिट न सकी। अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल करना हो तो गांधी जी ने इस आशय का सूत्र बताया। हमारे जो पूज्य महात्मा गांधी जी है, इन्होंने इस पर एक सूत्र बताया था कि अहिंसा द्वारा एक जटिल प्रश्न है कि जो विषमता है अगर वह छोड़नी हो, उसका जटिल प्रश्न हल करना हो तो पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि है। यही सूत्र है। ऐसी व्यवस्था को ही हो कि हर एक को 4 घंटे शरीर श्रम करना पड़े और 4 घंटे बौद्धिक काम करने का मौका मिले और 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके। ऐसी व्यवस्था समाज में, देश में, जगत में होनी चाहिए कि दोनों ही काम करने पड़े। एक ही आदमी को श्रम भी करना पड़ना चाहिए, श्रम भी करना चाहिए और बुद्धि श्रम भी करना चाहिए और मेहनत, शारीरिक श्रम भी करना चाहिए। अभी समाज में यह चल रहा है कि बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं और थोड़े बौद्धिक श्रम से। जिनके पास संपत्ति अधिक है वे आराम में रहते हैं। अनेक लोगों में श्रम करने की आदत भी नहीं है, श्रम करते भी नहीं है। इस दशा में उक्त नियम का अमल होना दूर की बात है। इसमें ऐसा गांधी जी के विचारों का अमल होना मुश्किल बात है। फिर भी उसके पीछे जो तथ्य है वह हमें स्वीकार करना चाहिए। भले ही हमारी दुर्बलता के कारण हम उसे ठीक तरह से न निभा सके, क्योंकि आजीविका की साधन सामग्री किसी न किसी के श्रम बिना हो ही नहीं सकती। इसलिए बिना शरीर श्रम किए उस सामग्री का उपयोग करने का न्यायोचित अधिकार हमें नहीं मिलता। अगर पैसे के बल पर हम सामग्री खरीदते हैं तो उस पैसे की जड़ भी अंत में श्रम ही है। धनिक लोग अपनी ज्यादा संपत्ति का उपयोग समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर करें। जिसके पास बहुत संपत्ति है, ज्यादा संपत्ति है, उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के जो दलित, पीड़ित, शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पर खर्च करना चाहिए। उन पर वही संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। संपत्ति का दान, यज्ञ और भूदान यज्ञ का भी आखिर आशय क्या है? यही आशय था, संपत्ति दान या भूदान यज्ञ करना। उसी का अर्थ था कि जो समाज में जो पीड़ित, दलित,
जो शोषित वंचित लोग हैं उन्हें उनमें संपत्ति बांटी जाए। अपने पास आवश्यकता से जो कुछ अधिक है उस पर हम अपना अधिकार न समझकर उसका उपयोग दूसरों के लिए करें। अगर यही सबने किया तो समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा विद्यार्थी मित्रों, और कोई बिना रोटी का भूखा नहीं मर सकता। यह भी बहस चलती है कि धनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे कि अस्पताल, विद्यालय आदि। अगर व्यक्तियों के पास संपत्ति इकट्ठी न हो तो समाज को ये लाभ कैसे मिलेंगे? वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी न रहकर समाज में फैली रहेगी तो सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे और उनका लाभ लेने वाले याचक या दीन की तरह नहीं, सम्मान पूर्वक लाभ उठाएंगे सभी लोग। अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी, बचत भी नहीं होगी। अनुभव बताता है कि जब पूंजी करेंगे, इकट्ठा करेंगे, गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकी है। नैतिक दृष्टि से भी स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। बहुत करके स्वार्थ का अर्थ होता है परार्थ की हानि। उसी में से स्पर्धा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप कुछ थोड़े से लोग ही लाभ उठा सकते हैं, बहुसंख्यक को तो हानि पहुंचती है। मानवोचित यानी मानव योग्य सहयोग की जगह जंगल का कानून या मत्स्य न्याय चलता है। आखिर यह देखना है कि समाज का कल्याण किस वृत्ति से होगा। अगर समाज में स्वार्थी वृत्ति के लोग अधिक हो तो क्या कल्याण की आशा रखी जा सकती है? समाज तो परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है, यानी संपत्ति मत बढ़ाओ, समाज के लिए कुछ करो। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति इकट्ठी हुई है उन पर कर लगाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी यानी वेलफेयर राज्य बनाने की बात चली है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ यही समझा जाता है कि सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है? यही प्रश्न पूछा है। क्या संभव है, लेकिन उसके लिए सभी को प्रयत्न करने चाहिए। प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में मनुष्य अपने पैरों पर खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। किसी न किसी प्रकार उसे पराधीन रहना होगा। हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है विद्यार्थी मित्रों। हम शरीर श्रम नहीं करना चाहते, वरना उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, और जिनको शरीर श्रम करना पड़ता है उन्हें समाज में हीन दर्जे का मानते हैं। अमीर या गरीब कोई भी श्रम करना नहीं चाहता। धनिक अपने पैसे के बल पर नौकरों द्वारा अपना काम चला लेता है, गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। हमें यह वृत्ति बदलनी चाहिए। शरीर श्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानना है, उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए। आज श्रमिक भी कर्तव्य परायण नहीं रहा है। श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना उसी के हाथ में है जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है। उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक जान लेगा तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी मित्रों। हमारा देश एक बलवान और सधन देश बन जाएगा। गांधी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया है। उनकी मान्यता के अनुसार हरेक को नित्य उत्पादक श्रम करना ही चाहिए। यह उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए कहा है। कौन ऊंचा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, यही महत्वपूर्ण नहीं है विद्यार्थी मित्रों। शरीर के लिए और अच्छा शरीर रखने के लिए श्रम करना जरूरी है, अगर चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब हो, दोनों ने ही शरीर श्रम करना चाहिए, यही कहना है। अब कुछ समय से जगत के सामने दया की जगह समता का विचार आया है। यह विषमता कैसे दूर हो? कई लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया, उसमें अनेक बुराइयां निकली जो अब तक दूर नहीं हो सकी है।
विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु कानून से मानवोचित गुणों का, सद्भावना का विकास नहीं हो सकता। महात्मा जी ने हमें जो अहिंसा की विचारधारा दी है, उसके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के इस मार्ग से हल हो सकना संभव है। इसमें धनिकों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जो समाज में, इस जगत में जो धनिक लोग हैं, उन्होंने सभी के लिए यह विषमता हटाने के लिए सहयोग करना चाहिए। जैसे राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखते हैं। ऐसा श्री कृष्ण दास जाजू जी ने कहा। यही उनका जो लेख है, राजनीति का विकल्प से लिया हुआ यह वैचारिक निबंध है और हमें सोचने पे मजबूर करता है कि समाज में जो व्यवस्था है, कौन सी बदलनी चाहिए, कौन सी नहीं बदलनी चाहिए, और श्रमजीवी क्या होते हैं, बुद्धिजीवी क्या होते हैं, और दोनों ही श्रम में क्या अंतर होता है, क्या फर्क महसूस होता है और क्या फर्क रहता है, व्यापारी कौन है और श्रमजीवी क्या है, श्रमजीवी की इस संसार में क्या स्थिति है, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह कैसी मदद कर सकता है उस दीन दयालु लोगों की, यानी दीन लोगों की कैसी सहायता कर सकता है। यही इस पाठ में, इस वैचारिक निबंध में श्री कृष्णदास जाजू जी ने कहा है। आप सभी ने इस ऑनलाइन तासिका को बड़ी सहृदयता से सुना, इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।